Hello students, this is lecture number 4 as far as the constitutional law series is concerned. In the previous lecture we discussed the concept of state which is there in article 12, and we also saw uh, the different case laws through which the higher courts have interpreted the term other authorities which is there in the definition of state. तो हमने ये जानने का प्रयास किया कि राज्य क्या है और राज्य के अंतर्गत जो अन्य प्राधिकारी शब्द है उसको लेकर जो कुछ केस लॉज थे उसको जानने का हम लोगों ने प्रयास किया. इन द प्रेजेंट लेक्चर एज यू कैन सी इन योर स्क्रीन ऑल्सो, अगला टॉपिक है जस्टिफिबिलिटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स, सेवरेबिलिटी, वेवर, डिस्टिंक्शन बिटवीन प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ. तो हम इन टॉपिक्स को आज देखेंगे. तो सबसे पहला justifiability of fundamental rights. What does justifiability means? Justifiability means something which can be defended, which can be held reasonable, which can be made enforceable. तो ये justifiability आती कहाँ से है फंडामेंटल राइट्स की, उसको जानने के लिए हमें आर्टिकल 13 पढ़ना पड़ेगा, अनुच्छेद 13 को पढ़ना पड़ेगा. और अनुच्छेद 13 के ही इंटरप्रिटेशन के थ्रू कोर्ट्स ने ये तमाम जो प्रिंसिपल्स हमें पढ़ने हैं सर्वाइवेबिलिटी के, एक्लिप्स के और वेवर के, ये भी उसी से रिलेटेड है. मेनली आर्टिकल 13 क्लॉज 1 और 13 क्लॉज 2 तक हम अपने लेक्चर को रखेंगे आज. 13 सब क्लॉज 1 और 2 जो आपके टॉपिक में भी दिया हुआ है, सिलेबस में भी, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से डील करता है. 13 सब क्लॉज 1 डील्स विथ प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, whereas 13 subclause 2 deals with post constitutional law. प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हिंदी में कहते हैं संविधान पूर्व विधियाँ, और प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ संविधान पूर्व विधियाँ और पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ संविधानेतर विधियाँ जो संविधान बनने के बाद आई. जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, ये प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है. आईपीसी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है. ये एविडेंस एक्ट प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है जो आज़ाद 26 जनवरी 1950 जब संविधान लागू होता है उससे पहले के और उसके बाद के, जैसे मान लीजिए सीआरपीसी है, ये पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है जो संविधान बनने के बाद से चल रहा है. तो 13 सब क्लॉज 1 ये कहता है प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के बारे में कि प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑल द लॉज इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान होने से पहले जितने लॉ थे, दैट वुड बी वॉइड, वो शून्य होंगे, टू द एक्सटेंट टू विच इट कंट्रावीन्स द पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. जिस हद तक वो भाग 3 मतलब फंडामेंटल राइट्स, भाग 3 से वो असंगत हैं, उस हद तक वो शून्य होंगे. ये 13 सब क्लॉज 1 कहता है. और 13 सब क्लॉज 2 कहता है कि स्टेट जो है वो ऐसा कोई लॉ नहीं बनाएगा. स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ विच कंट्रावीन्स द फंडामेंटल राइट्स, जो कि फंडामेंटल राइट के खिलाफ होंगे. तो ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है. अच्छा, एक बात ये कि 13 सब क्लॉज 1 की, जैसे मैंने एक बात कही कि ये वॉइड होगा, जो लॉ है संविधान पूर्व, वो वॉइड होगा टू द एक्सटेंट ऑफ सच कंट्रावेंशन की बात है. यस, 13 सब क्लॉज 2 भी पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ भी कह रहा है कि स्टेट कोई ऐसा लॉ नहीं बनाएगा जो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट होगा. तो ये वॉइडनेस डिक्लेयर कैसे होगी? ये जो वॉइडनेस डिक्लेयर की जाती है, जो अनकॉन्स्टिट्यूशनैलिटी हेल्ड की जाती है, वो जुडिशरी करती है. ध्यान रखिएगा, ये काम अपने आप नहीं होगा. ऐसा नहीं होगा कि लॉ बनाने की शक्ति तो लेजिस्लेचर के पास है, लेकिन उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करने का काम, वाइड डिक्लेयर करने का काम ऑन द ग्राउंड ऑफ पार्ट 3 वो करती है जुडिशरी, वो करती है न्यायपालिका. और इसी पावर को, ये जो पावर दी गई है वाइडनेस वाली 13 सब क्लॉज 1 और 2, इसी पावर को जुडिशियल रिव्यू कहा जाता है. जुडिशियल रिव्यू क्या है? जुडिशियल रिव्यू इज द पावर थ्रू विच द जुडिशरी डिटरमाइंस द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ ए लॉ
विच इज पास्ड बाय द लेजिस्लेचर। ये देखती है उसकी लीगैलिटी, उसकी संवैधानिकता को, कि ये लॉ कहीं मौलिक अधिकारों का उल्लंघन तो नहीं कर रहा है। और ये जुडिशियल रिव्यू की ही पावर की वजह से जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी पैरामाउंटसी, उसकी सर्वोच्चता सुरक्षित होती है। तमाम केस लॉज में हायर कोर्ट्स ने ऐसा कहा है कि इसी पावर की वजह से, अगर ये पावर नहीं रहती, आर्टिकल 13 नहीं रहता, तो क्या समस्या होती? समस्या ये होती कि अपने लेजिस्लेटिव पावर का एक्सरसाइज करते हुए पार्लियामेंट किसी भी लॉ को बना सकती थी, कोई रोक टोक करने वाला नहीं होता, तो ये एक प्रॉब्लम हो सकती थी। तो ये पावर आर्टिकल 13 देता है जुडिशरी को। हालांकि जुडिशियल रिव्यू वर्ड नहीं यूज है, लेकिन पावर ये वही है, इम्प्लिसिट है इस आर्टिकल 13 में, जिसको 226 के थ्रू हाई कोर्ट एक्सरसाइज करती है और 32 आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट एक्सरसाइज करती है। बस एक बात जुडिशियल रिव्यू में आपको याद रखना है कि द कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू फॉर द फर्स्ट टाइम वॉज प्रोपाउंडेड बाई सर जॉन मार्शल ऑफ द अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट। अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। उन्होंने बड़े एक लैंडमार्क केस में, केस का नाम है मार्बरी वर्सेस मेडिसन का केस, मार्बरी वर्सेस मेडिसन के केस में ये कंसेप्ट देने का काम किया था। ठीक है, और हमारे यहाँ तो संविधान में इसको जगह दी ही गई है। वहाँ के संविधान में जगह नहीं थे, लेकिन वहाँ पर थ्रू दिस केस वहाँ की अदालत ने अपने पावर का एक्सरसाइज किया था। अब इसके बाद जुडिशियल रिव्यू के बारे में बस अभी फ़िलहाल के लिए आपको बस इतना याद रखना है कि ये पावर क्या होती है, ये पावर कहाँ से डिराइव हुई, जैसा मैंने केस के बारे में बताया, और इंडियन कंटेक्स्ट में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि इट केस का नाम है केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, जिसमें कोर्ट ने ये कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने, कि जुडिशियल रिव्यू फॉर्म्स द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत संविधान के, भारतीय संविधान मूल ढांचे में इसको रखा गया है। ठीक है, तो अब कंसेप्ट की तरफ, अब प्रिंसिपल की तरफ बढ़ते हैं, और सबसे पहला प्रिंसिपल लेंगे सेवरेबिलिटी, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी का। जुडिशियल रिव्यू से आगे बढ़ते हुए अब कंसेप्ट पर आते हैं, प्रिंसिपल पर आते हैं। तो ये प्रिंसिपल ऑफ सेवरेबिलिटी कैसे आई, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी कैसे आई? देखिए, आर्टिकल 13 सब क्लॉज 1 क्या कहता है? आर्टिकल 13 सब क्लॉज 1 ये बताता है कि अगर कोई लॉ वो फंडामेंटल पार्ट 3 के इनकंसिस्टेंट होगा तो डेट वुड बी डीम्ड टू बी नल एंड वॉइड। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इफ देयर इज अ पार्ट इन अ स्टैच्यूट विच इज इनकंसिस्टेंट विद अ फंडामेंटल राइट, विच इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, तो एक सवाल आता है कि वेदर द होल ऑफ द स्टैच्यूट शुड बी हेल्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल और द पार्ट ऑफ इट, और द पार्ट विच इज अगेंस्ट द पार्ट 3rd। तो आप देखेंगे इसकी लैंग्वेज 13 की 1 की लैंग्वेज ही है टू द, अगर आप बेयर होगा आपके पास, टू द एक्सटेंट ऑफ सच इनकंसिस्टेंसी बी वॉइड लिखता है, यानी जिस हद तक वो लॉ इनकंसिस्टेंट है फंडामेंटल राइट की। यानी इसकी लैंग्वेज ही बता रही है कि ये पूरे स्टैच्यूट को वॉइड करने की बात नहीं कहता है। सुप्रीम कोर्ट ने इसी मैकेनिज्म, इसी को प्रैक्टिकल, जब सुप्रीम कोर्ट के पास चैलेंजेस आते हैं कि किस तरह से इसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी डिटरमाइन की जाए, तो इस डॉक्ट्रिन को इवॉल्व किया गया। और इस डॉक्ट्रिन को इवॉल्व करने के बाद ये कहा गया, जैसा मैंने कहा कि आर्टिकल 13 की लैंग्वेज से ही आप क्लियर हो सकते हैं कि इस डॉक्ट्रिन के थ्रू सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो पार्ट ऑफेंडिंग है, जो पार्ट ऑफेंडिंग है सिर्फ उसको ही, ऑफेंडिंग यानी इनकंसिस्टेंट है, सिर्फ उसी को वॉइड या अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया जाएगा। तो द डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेबिलिटी और द डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी states that if an offending provision is there, if a provision which is inconsistent with the fundamental right is there, then that part of the statute
would only be declared to be void and not the whole statute. ठीक है। इससे रिलेटेड केस है सॉरी इससे रिलेटेड केस है ए के गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास का। ए के गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास में एक सेक्शन 14 था प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट का, जो कि ये देखा गया था कि ये फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है। तो यहाँ पर कोर्ट ने ये कहा कि अगर इस सेक्शन को हटा दिया जाए तो ये पूरे एक्ट को प्रभावित नहीं करे, इट इज़ नॉट अफेक्टिंग द होल एक्ट, दैट्स वाई द होल एक्ट वुड नॉट बी हेल्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल और वॉइड। पूरे एक्ट को शून्य घोषित या असंवैधानिक घोषित करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सेक्शन पूरे नेचर को अफेक्ट नहीं कर रहा है उस एक्ट के। ठीक है। ए के गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास के बाद एक केस और इम्पॉर्टेंट है, वो है रोमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर ऐसी सिचुएशन आती है, ये तो वहाँ बात हो गई सेपरेबिलिटी की जहाँ पर एक पार्ट को बाकी स्टैच्यूट से, उस पार्ट को जो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है उसको बाकी स्टैच्यूट से अलग करना पॉसिबल होगा। लेकिन मान लीजिए कि अगर वो पार्ट जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और वो पार्ट जो कि वैलिड है, वो इस तरह से मिले हुए हैं कि दोनों को सेपरेट न करना बहुत मुश्किल हो, इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू सेपरेट बोथ ऑफ द पार्ट्स इन्वॉल्व इन अ लॉ। तो ऐसे केसेस में क्या होगा? तो इससे रिलेटेड केस है रोमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास का केस। तो यहाँ पर यह कहा गया कि अगर ऐसा लॉ बना हुआ है वेयर इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सेपरेट बोथ द पार्ट्स, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट एक ही लॉ में, ठीक है, एक पार्ट थर्ड के अगेंस्ट है और बाकी उसके पैरेलल है, उसके कंसिस्टेंट है, तो ऐसे केस में पूरे लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया जाना चाहिए, यानी पूरे लॉ को स्ट्रक डाउन किया जा सकता है। ठीक है। तो ये रोमेश थापर वर्सेस सॉरी स्टेट ऑफ मद्रास में आपको याद रखना है। इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट केस है, दैट इज आरएमडीसी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस। आरएमडीसी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में कोर्ट ने ये कहा कि अगर उस कॉन्ट्राडिक्टिंग पार्ट को, उस इनवैलिड पार्ट को हटाने के बाद व्हाट रिमेन्स इज अ कंप्लीट कोड, अगर उस मान लीजिए कि एक पार्ट है जो कंट्रावीनिंग है विच इज इनकंसिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट्स, बाकी पार्ट्स कंसिस्टेंट हैं, तो ये कहा गया कि अगर उस इनवैलिड पार्ट को अलग करने के बाद जो बच रहा है इट इज़ अ कंप्लीट कोड, वो अपने आप में एक पूरा कोड है और वो इनवैलिड पार्ट से उस कोड की इफेक्टिवनेस पे कोई असर नहीं पड़ रहा है, तो ऐसे केस में क्या होगा? ऐसे केस में पूरे एक्ट को, पूरे स्टैच्यूट को वॉइड डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है। ध्यान रखिएगा, ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर हैज़ टू बी सीन, इस केस में ये भी कहा गया था। इंटेंशन देखा जाएगा, इंटेंशन क्या फंडामेंटल राइट को कर्टेल करने का था या इंटेंशन लॉ बनाने का था जो कि पार्ट थर्ड के अगेंस्ट नहीं है, लेकिन इंसिडेंटली अ पार्ट ऑफ दैट स्टैच्यूट इज गोइंग अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट्स। तो ऐसे केसेस में क्या होगा? ऐसे केसेस में पूरे लॉ को स्ट्रक डाउन नहीं किया जाएगा और इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेचर देखा जाएगा। तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेबिलिटी, सेपरेट किया जा सके, ठीक है। तो चाय पत्ती को बाकी चाय से सेपरेट किया जा सकता है। तो चाय पत्ती मान लीजिए कि वो, या कोई भी छानने वाली चीज़ मान लीजिए कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट है, वो वहाँ पर रुक गई और सेपरेबिलिटी में बाकी चीज़ें छन के आ गई, तो जो छन के आ गया दैट रिमेन्स अ वैलिड पोर्शन और उसको
स्ट्रक डाउन करने की जरूरत नहीं है, केवल उसी पार्ट को स्ट्रक डाउन किया जाएगा। लेकिन अब समस्या एक आई जिसके लिए एक और डॉक्ट्रिन इवॉल्व किया गया, दैट इज डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेबिलिटी को हिंदी में कहते हैं पृथक्करणीयता का सिद्धांत, और एक्लिप्स को कहते हैं आच्छादन का सिद्धांत। डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स, आच्छादन का सिद्धांत। आच्छादन मतलब ग्रहण लगना। डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स, एक्लिप्स का मीनिंग आप लोग जानते हैं। तो अब समस्या ये आई कि एक तरफ तो आर्टिकल 13 कहता ये है, सब क्लॉज 1, कि द लॉज इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वुड बी वॉइड। ठीक, वॉइडनेस की बात कर रहा है जो पार्ट टकरा रहा है फंडामेंटल राइट से। तो समस्या एक आई भीकाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश के केस में। बहुत लैंडमार्क केस है एज फार एज द डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स इज कंसर्न्ड। भीकाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश के केस में ये हुआ कि 1947 का एक अमेंडमेंट एक्ट था, मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट, और उसके माध्यम से क्या किया गया, मतलब संविधान लागू होने से पहले का एक्ट है, ध्यान रखिएगा। 1947 के एक्ट में क्या किया गया कि इस एक्ट के माध्यम से स्टेट ने मोटर ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में मोनोपोली क्रिएट कर दी। मोनोपोली क्रिएट कर दी कि ये काम स्टेट ही करेगा। लेकिन हुआ क्या कि इस एक्ट के बाद संविधान बना, संविधान 1950 को लागू हुआ। जैसे ही लागू हुआ तो फंडामेंटल राइट 19 आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1G अधिकार देता है फ्रीडम ऑफ ट्रेड का, ट्रेड एंड कॉमर्स का, कि आपके पास हर किसी भी ट्रेड को, किसी भी व्यापार को करने की पूर्ण स्वतंत्रता होगी। 19 सब क्लॉज 1G। तो जैसे ही ये 19 सब क्लॉज 1G आया, वो जो पार्ट था, कौन सा, वो जो अमेंडमेंट एक्ट था मोटर व्हीकल 1947 का, वो अपने आप क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर फंडामेंटल राइट आपको ये राइट दे रहा है। वहाँ पर स्टेट मोनोपोली क्रिएट कर रही थी, यहाँ आपको ये राइट दे रहा है पार्ट 3 आर्टिकल 19 कि आपके पास फ्रीडम है किसी भी ट्रेड प्रोफेशन को कैरी करने का। तो इस डॉक्ट्रिन के हिसाब से, अगर आर्टिकल 13(1) के हिसाब से, तो ये वॉइड हो गया। लेकिन प्रॉब्लम ये आई कि सब्सिक्वेंटली बाद में अमेंडमेंट के थ्रू एक 19 सब क्लॉज 6 जोड़ा गया, और 19 सब क्लॉज 6 के माध्यम से कुछ रेस्ट्रिक्शंस जोड़े गए फंडामेंटल राइट पे आर्टिकल 19 के। और 19 सब क्लॉज 6 में ये कहा गया कि राज्य जो है, स्टेट जो है, वो कुछ बिजनेसेस पे, कुछ कॉमर्स पे क्या कर सकता है, मोनोपोली क्रिएट कर सकता है, एकाधिकार क्रिएट कर सकता है। तो अब देखिए, जैसे ये 1906 आया, तो जो संविधान बनने के पहले का जो अमेंडमेंट था, मोटर व्हीकल अमेंडमेंट, वो जो 19(1)G के होने से अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया था। बाद में 1906 के आने के बाद से, क्योंकि 1906 ने क्या कहा कि रेस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं, स्टेट कुछ मामलों में मोनोपोली क्रिएट कर सकता है, तो वो जो मोटर ट्रांसपोर्ट बिजनेस में मोनोपोली 1947 के अमेंडमेंट एक्ट से क्रिएट हुई थी, वो वापस वैलिड हो गई क्योंकि 1906 आ गया। तो जब प्रॉब्लम क्या है कि अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऐसे डॉक्ट्रिन इवॉल्व करता है क्योंकि उसके पास प्रैक्टिकल इस तरह की समस्याएं आती हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि एक्चुअल में वो जो लॉ होता है वो वॉइड नहीं होता है, बल्कि इट बिकम्स इनएक्टिव और डॉर्मेंट। क्योंकि अगर आप किसी को वॉइड करेंगे, किसी को आप वॉइड डिक्लेयर करेंगे, तो फिर उसको जिंदा कैसे डिक्लेयर करेंगे, उसको एक्टिव कैसे डिक्लेयर करेंगे, उसको इन्फोर्सेबल फिर कैसे जस्टिफाई करेंगे। तो कोर्ट ने एक टेक्निक डिवाइस की, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स की, और कहा कि एक्चुअल में ऐसे जो एक्ट्स होते हैं वो मॉर्बिड, डॉर्मेंट या इनएक्टिव स्टेट में चले जाते हैं और उस पर एक्लिप्स, फंडामेंटल राइट का ग्रहण पड़ा रहता है। जैसे ही कोई अमेंडमेंट होती है फंडामेंटल राइट में, वैसे ही ये ग्रहण हट जाता है, और चूंकि वो इनएक्टिव स्टेट में वो वापस वैलिड हो जाते हैं।
तो ये है डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। ठीक है, आपको ध्यान रहेगा। और केस याद रखिएगा, भीकाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश का केस। एक सवाल और आता है डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स से जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है, और वो ये है कि वेदर डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स अप्लाइज टू पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और नॉट। क्या संविधान संविधानेतर विधियों पर आच्छादन का सिद्धांत लागू होता है या नहीं। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है उसको लेकर शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट का, हायर कोर्ट्स का ये रुझान था कि द डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स अप्लाइज ओनली टू प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज। जैसे कि एक केस है सगीर अहमद वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश का, जहां पर साफ तौर पे ये कहा गया कि डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स अप्लाइज टू द प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड नॉट टू द पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। एक केस है दीपचंद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का, जहां पर यह बात दोबारा दोहराई गई। और इसी बात को महेंद्र लाल जैन वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के भी केस में कहा गया। तो शुरुआत में तमाम केसेस में आप देखेंगे अप्रोच यही था कि ये केवल प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पर अप्लाई होती है। पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ तो वाइड एब इनिशियो होते हैं। पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट होंगे वो वाइड एब इनिशियो होंगे। प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ वाइड एब इनिशियो नहीं होते हैं, इसीलिए वहां पे डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स काम करती है। आप समझ रहे हैं? क्योंकि 1947 में बनने वाला एक्ट, 1940 में बनने वाले एक्ट को क्या पता था कि 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा प्रोविजन या किस तरह का फंडामेंटल राइट बनाया जाएगा। लेकिन जब एक बार बन गया तब तो आपको पता है। तो पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इसीलिए वाइड एब इनिशियो होते हैं, शुरू से ही शून्य होते हैं। तो ऐसे केसेस में कोर्ट्स ने यह कहा कि डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स अप्लाई नहीं करती है। लेकिन एक केस है, यह भी आपको याद रखना है, द केस नेम इज स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस अंबिका शुगर मिल्स। स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस अंबिका शुगर मिल्स का केस है, जिसमें कोर्ट ने अपने पॉइंट को चेंज किया और कोर्ट ने ये कहा कि दोज लॉज विच आर मेड आफ्टर द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, द पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ विच आर इनकंसिस्टेंट विथ फंडामेंटल राइट्स आर नॉट वाइड एब इनिशियो फॉर ऑल पर्पसेस। हर उद्देश्य के लिए वाइड एब इनिशियो नहीं होती है। और यहाँ पर ये कहा कि कुछ ऐसे राइट्स हैं जो कि सिर्फ फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि जो कि भारतीय नागरिकों पर लागू हैं। आप समझ रहे हैं? जैसे कि आर्टिकल 19, अगर इसमें यह कहा गया कि मान लीजिए अगर कोई पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ बनता है जो कि आर्टिकल 19 में सिटीजन्स के राइट ले रहा है, तो वो पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ वॉइड तो हो जाएगा क्योंकि वो पार्ट 3 के अगेंस्ट है। बट दैट वुड बी वॉइड ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, बिकॉज आर्टिकल 19 इज अवेलेबल फॉर सिटीजन्स ऑफ इंडिया ओनली, नॉट टू ऑल पर्सन्स। तो पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ सिटीजन्स के लिए तो वॉइड होगा, ठीक है, लेकिन वो वैलिड माना जाएगा, वो ऑपरेट करता रहेगा फॉर द नॉन सिटीजन्स, क्योंकि आर्टिकल 19 अप्लाइज ओनली टू द सिटीजन्स। तो इस केस में स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस अंबिका शुगर मिल्स में इस पॉइंट को क्लियर किया गया था कि दिस डॉक्ट्रिन अप्लाइज इन सर्टेन केसेस टू पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एज वेल। संविधानेतर विधियों पर भी ये सिद्धांत लागू होता है कुछ केसेस में, जैसे मैंने कहा कि जैसे आर्टिकल 19 का जहाँ तक हवाला है तो ये उस पर अप्लाई होगा। ठीक है, तो आपको जस्टिफिएबिलिटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स
डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेबिलिटी पे क्वेश्चंस आ चुके हैं, मैं आप अपने स्क्रीन पे भी देखेंगे। डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स शॉर्ट क्वेश्चन में आपके सामने है। डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेबिलिटी पूछा जा चुका है। डॉक्ट्रिन ऑफ वेबर भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि शॉर्ट में आपसे पूछा जा सकता है। शॉर्ट क्वेश्चंस में डॉक्ट्रिन ऑफ वेबर से पूछा जाता है। वेबर मतलब परित्याग करना, छोड़ना। तो एक सवाल आता है कि क्या कोई अपने फंडामेंटल राइट को छोड़ सकता है, ये एक सवाल है। तो इसका सीधा आंसर है कि इसका आंसर है कि पर्सन कैन नॉट वेव और अबैंडन हिज फंडामेंटल राइट्स। आप अपने फंडामेंटल राइट्स को नहीं छोड़ सकते हैं। हालांकि कुछ देशों में यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में डॉक्ट्रिन ऑफ वेबर की जगह है, लेकिन हमारे यहाँ डॉक्ट्रिन ऑफ वेबर की कोई जगह नहीं है। हम अपने फंडामेंटल राइट्स को नहीं छोड़ सकते। और इसमें एक केस आपको याद रखना है, दैट इज बशेश्वर नाथ वर्सेस इनकम टैक्स कमिश्नर का केस है। बशेश्वर नाथ वर्सेस इनकम टैक्स कमिश्नर के केस में ये कहा गया था कि ये जो राइट्स दिए गए हैं फंडामेंटल राइट, ये किसी सिर्फ व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं दिए गए, बट इट इज़ फॉर द पर्पस ऑफ द बेनिफिट ऑफ होल सोसाइटी। ये पूरे समाज के हित के लिए, फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द होल सोसाइटी ये दिए गए हैं। ठीक है, तो आप अपनी मर्जी से फंडामेंटल राइट्स का त्याग नहीं कर सकते हैं। और इसीलिए आर्टिकल 21 में भी हम लोग एक केस पढ़ेंगे जहाँ पर ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, जहाँ पर राइट टू डाई, जीने के अधिकार में क्या मरने का अधिकार शामिल है, और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया था ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में कि नहीं। जिस तरह आपका अपना अधिकार आपकी जन्म पर भी नहीं होता है, यू आर नॉट यू डू नॉट हैव द कैपेसिटी, यू डू नॉट डिसाइड हाउ यू आर बॉर्न। आप खुद डिसाइड नहीं करते हैं कि आप कैसे पैदा होते हैं। तो उसी तरह आपकी मृत्यु पर भी आपका अधिकार नहीं हो सकता है। तो आप यू कैन नॉट वेव द राइट विच इज एनशाइंड अंडर आर्टिकल 21, दैट इज राइट टू लाइफ। तो हमारे यहाँ वेवर की जगह नहीं। अगर डॉक्टर ऑफ वेवर में सवाल आता है तो आप बताएंगे। ठीक है, तो ये 3 प्रिंसिपल्स आपको याद रखने थे आज के लेक्चर के लिए। और आर्टिकल 13 में जो जुडिशल रिव्यू का कंसेप्ट था उसको थोड़ा बहुत मैंने बताने का प्रयास किया। और प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, आर्टिकल 13(1) प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, आर्टिकल 13(2) पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से डील करता है। तो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। अगले लेक्चर में हम लोग विल टेक अनदर टॉपिक एंड दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज राइट टू इक्वालिटी। थैंक यू ऑल ऑफ यू।